हाँ यस बताइए। ठीक है, किसी को कुछ कहना है? नो सर। नो सर। ठीक है ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, पहले तो कंडीशन देखा था हम लोगों ने कोलिनियरिटी का, कि अगर कोई भी दो वेक्टर अगर हमारा कोलिनियर है तो उसके लिए हमने कंडीशन बताया था कि कोलिनियर की कंडीशन ये होती है कि कोई भी एक वेक्टर अगर दूसरे के कोलिनियर है तो हम उसको लेमडा टाइम्स कर सकते हैं, मतलब वेक्टर ए इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। तो हम कहेंगे कि हमारा जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, कोलिनियर होगा, या हम पैरेलल की कंडीशन उसमें हम देखते थे। ठीक है, उनमें कुछ क्वेश्चन भी देखा था जिसके एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पूछा जा रहा था, जो कि बहुत Yes, sir. आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और उसके बाद कुछ और भी कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने ये भी कंडीशन बताया था कि अगर कोई वेक्टर A1i B1j C1k या A2i B2j C2k, अगर इस टाइप के वेक्टर अगर आपके पास है और आपको दिया गया बोला गया कि कोलिनियर है, कुछ पूछ लेता है अननोन की वैल्यू, सो आप उस अननोन की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो A1/B1 A2/B2 और A3/B3 की कंडीशन से। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने देखा था, इसमें क्वेश्चन भी देखा था कोप्लैनरिटी की कंडीशन, कि कोई भी थ्री वेक्टर अगर कोप्लैनर है तो वो वेक्टर A1i B1j C1k A2i B2j C2k या A3i B3j C3 के अगर कोप्लैनर है तो उनका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी A1 Zero. B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 0 हो जाता है। फिर हमने एक क्वेश्चन देखा भी था, फिर एक क्वेश्चन हमने होमवर्क में भी दिया था, तो किसी से सॉल्व हुआ क्या? सर फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, उसका आया अच्छा, जियोग्राफिक मीन ऑफ ए एंड बी। यस सर। यस सर। क्या आया? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, या हाँ, सेकंड ऑप्शन इज geometry. करेक्ट। किस किस का आ गया? वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस राधिका, सर। दीपिका और चेतन आया। यस सर। ओके, और किसी का? और चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी जिसका नहीं आया वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। आपने बताया था कि डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे 0 हो जाती है। Zero. तो किसी का हाँ, गुड इवनिंग सर, एक क्वेश्चन में डाउट है, अंडर रूट अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? अच्छा राधिका बेटा, अंडर रूट 25.3 का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू का एक टॉपिक आता है, ठीक है, जो आपका एओडी में आता है। सिंस वो टॉपिक बिल्कुल ही लिमिटेड होता है, बोर्ड्स के अकॉर्डिंगली है, कहीं और भी उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, तो मैंने उसे कराया नहीं है, लेकिन जब आप पूछ रहे हो तो मैं सर वो मैं बोर्ड के उसे मॉडल टेस्ट पेपर में आया 3 मार्क्स का। क्या? सर बोर्ड के मॉडल टेस्ट पेपर में आया है 3 मार्क्स का। अच्छा आया था ना, ठीक है, तो मेरे को बता देना किसी टाइम में, मैं ये टॉपिक करा दूंगा, क्योंकि ये आता है आपका अप्रोक्सीमेशन वाला टॉपिक से आता है, क्योंकि वो कहीं जेई के एग्जाम में भी पूछा नहीं जाता है, बहुत रेयरली ये क्वेश्चन आता ही नहीं कहीं कॉम्प लेवल पे, इसलिए हमने अभी इसको कराया नहीं है, छोटा सा टॉपिक है ये। इसकी वैल्यू में एक्स को 25 एज्यूम कर लेते हैं और दूसरा डेल्टा एक्स को एज्यूम करते हैं 0.3, और फिर ये एक फंक्शन बन के डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला होता है, वहां से सॉल्व होकर अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाती है इसकी। तो वो ये टॉपिक छोटा सा है, मैं किसी दिन करा दूंगा इस टॉपिक को, हो सकता है वेक्टर 3D वाले के बाद में, या अभी तो एग्जाम में टाइम है ना, एग्जाम में तो टाइम है अभी। सर 15 को है। सर 15 को है। 15, इसी 15 में कौन सा एग्जाम हो रहा है? ये आप लोग का फाइनल है? फर्स्ट टर्म जी ये सर, सब final फाइनली है। है मतलब। अच्छा फर्स्ट टर्म है ना। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही क्लियर। वॉइस लैग कर रही है सर। इसके बाद भी कोई एग्जाम होगा, ये फाइनल एग्जाम है? यस सर, फाइनल मैं कह रहा हूँ फाइनल। इसके ये बाद भी फाइनल कोई टाइप सी एग्जाम है। होगा या ये फाइनल एग्जाम है आपके? फाइनल है सर सर। एग्जाम फाइनल है, तो ठीक है, उससे फाइनल पहले मेरे को याद, इसी इसी मैथ्स का पेपर कब है वैसे? 15। 15 को। अच्छा 15 में, इसी 15 में। यस सर। यस अच्छा अच्छा ठीक है, तो किसी इस मतलब 15 से पहले मेरे को एक बार याद करा देना, याद दिला देना, मैं ये टॉपिक करा दूंगा वैसे तो, ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है, हो जाएगा। यस सर। चलिए, तो बाकी कोर्स में क्योंकि 15 तक तो अभी मेरे ख्याल से पूरे चैप्टर तो जो हो नहीं पाएंगे, तो
कुछ स्कूल में पढ़ते रहना जो भी चैप्टर, जैसे वेक्टर के बाद अभी 3D आएगा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी आएगा, तो इतना तो टाइम लगेगा। 15 के बाद भी हमारे चलते रहेंगे। 15 सर सितंबर या 15 अक्टूबर? सितंबर सर। सितंबर ना। तो आप स्कूल में तो पढ़ाया गया होगा कुछ? सर मैथ्स की टीचर ही नहीं है, मतलब उनकी अच्छा, मैथ्स ट्रांसफर के, हो गई है। अच्छा, तो मैथ्स के टीचर ही नहीं है, तो कोई बात नहीं। जितना हम लोग पढ़ रहे हैं, वैसे तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें पढ़ ही लिया है। वेक्टर पढ़ रहे हैं, उसके बाद 3D हमारा होगा। बट ये है कि अभी एग्जाम का टाइम तो बिल्कुल कम है, ठीक है ना, लेकिन जितना हो जाएगा उतना तो सही है। बट सर ये है कि हो गया है हमारा सिलेबस, तो जो आपने करवाया है एग्जाम वही मतलब तक ही आएगा पेपर में। एग्जाम मतलब अब एप्लीकेशन वहीं तक आएगा ना। यस सर। यस सर, तो एप्लीकेशन फिर और तो फिर डेरिवेटिव तक ही तो एप्लीकेशन और आएगा। फिर डेरिवेटिव सुन लो तक। मेरी बात, तो फिर फाइनल एग्जाम कैसे हो गया जब सर ये पोर्शन पूरा फर्स्ट नहीं आ रहा? सेमेस्टर है। हाँ, यही सेमेस्टर तो मैं वाइज कह रहा सर। हूँ, ये फर्स्ट टर्म। हाँ, तो फर्स्ट सर टर्म है, तो इसके फर्स्ट टर्म वाला मार्कशीट तो हमने सब सही है पढ़ाई ना? दी। इसमें ना हाफ सिलेबस आएगा पहले, फिर सेकंड टर्म होगा, उसमें सेकंड वॉल्यूम आएगी। अच्छा, ठीक है, वो हाफ सिलेबस आएगा, वो मैंने करा दिया है ना। यस यस सर। सर। ये हुई ना बात। अच्छा, अब अगला वाला जो आएगा वो कब होगा पेपर? वो अभी फिर मार्च में होएगा। मार्च में होगा होंगे। अप्रैल मार्च में आएगा सर। अच्छा, चलो तो ठीक है, फिर तो क्या है, फिर तो अपन लोग बहुत आगे चल रहे, हो जाएगा बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ, ये जो टॉपिक है मैं करा दूंगा इसको। ये वाला टॉपिक आ रहा है क्या? ये वाला टॉपिक तो आएगा आ एग्जाम में। रहा है। यस सर आ रहा है। तो एक काम करना, नेक्स्ट क्लास में मेरे को, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको पहले करा दूंगा, ठीक है ना, छोटा सा टॉपिक है, फिर हम इसको आगे यस कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। यस यस सर। सर। ठीक है, तो ये जो 25.3 है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। 64.3, 64 तो वो सब भी क्वेश्चन देख लेंगे, जिससे ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे को। चलिए यस ठीक है, सर। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। यस सर। चलिए, तो मैंने बताया कि पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो कुछ लोगों ने बताया, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। ये होमवर्क का क्वेश्चन जो दिया था हमने, पहला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन में हमने वेक्टर दिया हुआ था, मैं पहले वेक्टर लिख देता हूँ। वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस 2 के कैप। और एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू एक्स आई कैप माइनस प्लस एक्स माइनस 2 जे कैप, एक्स माइनस 2 जे कैप माइनस ऑफ ए कैप, ये दिया था। फिर हमने बताया कि ये कोप्लानर है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कोप्लानर, आर कोप्लानर, देन वैल्यूज क्या होंगी, मतलब ऑप्शन दिया था कि एबीसी में क्या रिलेशन है, जीएम एएम, ये क्या हो सकता है। तो मैंने बताया था कि अगर कोप्लानर हो जाती है तो इनका आईजे के जो कोफिशिएंट से डिटरमिनेंट बनता है वो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, यानी 1 1 1 पहले वाले का आईजे का कोफिशिएंट, दूसरे का 1 -1 2, और तीसरे वाले का हो गया x माइनस 2 -1, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हमने बताया कि यहाँ पे ये नहीं था, यस सर, क्वेश्चन ये वाला नहीं था, ये नहीं था। दूसरा था उसमें। अच्छा, एक मिनट, हाँ, ये थोड़ा चेंज हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन में जो वेक्टर है वो कुछ अलग दिया हुआ था। यहाँ पे क्या दिया था, वेक्टर 3 नेगेटिव नंबर ए, हाँ, यस भाई, ये दिया हुआ था। ये क्वेश्चन तो हम लोग ने देख लिया था पहले, यस ये सर। सॉल्व हो गया था। ये तो हाँ, हो गया। चलो तो मैं इसे हटा ही देता हूँ। लेकिन ये कि टीचर की गलती बहुत तेज पकड़ में आती है, ये इस बात को तो मैं मानता हूँ, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट ये वेक्टर हमारे पास है ए आई कैप प्लस ए जे कैप और प्लस सी के कैप, एक वेक्टर ये दिया था। और उसके बाद दूसरा आई कैप प्लस के कैप ये दिया था, और तीसरा जो है सी आई कैप प्लस सी जे कैप और प्लस बी के कैप ये दिया था। और यस एबीसी कह रहा था कि 3 नॉन नेगेटिव नंबर्स है, रियल नंबर्स है, जो नेगेटिव नहीं है, तो ठीक है, अच्छी बात है, वैसे भी पॉजिटिव हमेशा रहना चाहिए, ठीक है ना। तो यस ये सर। डिटर्मिनेंट वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा, क्योंकि ये बोला था 0। कोप्लानर है, आर कोप्लानर, तो ये कोप्लानर है, तो मैं कहूंगा इनको कि डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट आप यहाँ पे बनाओ, और इनका आईजे के कोफिशिएंट यानी ए सी और उसके बाद 1, लेकिन जे नहीं है, तो जे को मैं क्या लेके चलूंगा, 0, और के कितना है कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। सी सी बी
और ये डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए Zero. क्योंकि कोई भी वेक्टर कोप्लेनर है। तो फिर हमने बताया डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, प्लस माइनस प्लस करके पहले से आप एक्सपेंड करोगे। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का टेक्निक क्या है, वेरी सिंपल, ये प्लस ए के साथ आप यहाँ पे लिखोगे और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, इसके कॉलम और रो के एलिमेंट को हटाना होता है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 और माइनस इधर क्या आएगा, सी आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस ए, फिर उसके बाद इसके कॉलम और रो के एलिमेंट को हटाऊंगा, इसके कॉलम और रो के एलिमेंट को हटाता हूँ तो इधर कितना आएगा, बी माइनस सी, बी माइनस सी। उसके बाद इधर आएगा प्लस सी, और इसके कॉलम और रो को मैं अगर हटा देता हूँ तो इधर आएगा सी माइनस 0 और इज इक्वल्स टू 0। अब इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा माइनस ए सी, ये आएगा माइनस ए बी प्लस ए सी, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई होके सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कुछ कैंसिल आउट भी हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है कैंसिल यहाँ पे, AC प्लस ए AC सी माइनस ए सी कैंसिल, तो यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो गया, ए बी के बराबर। तो सी किसके बराबर हो गया, Under रूट ए root बी of के AB. बराबर। तो कल हमने यही बताया था कि मान Yes, लो sir. कि मान लो कि ए सी बी अगर ये जीपी में होंगे तो सी जो होगा, सी की वैल्यू ये क्या होगी, रूट ए बी होगी, जो कि सी को क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक मीन बोलेंगे, ए एंड बी Yes, का, sir. ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, A and ठीक B. है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन था यहाँ पे। B. तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या था, करेक्ट था, बी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है बच्चों, बताओ जिससे नहीं हुआ। यस सर, Yes, सर हो sir. गया था बट लास्ट में रह गया था। लास्ट में, अच्छा ठीक है यस ठीक सर, है। सर तो कंक्लूड रह आप गया आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन किसी ने किया। सर। वैसे तो मैं Yes, बता दूं sir. ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन जो है मेंस एज वेल एज एडवांस में पूछा जा चुका है पहले। यस सर। चलिए तो अब मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं। अगर किसी ने ट्राई किया अगला वाला, Try किया sir, but Try किया था सर। आया ही अच्छा नहीं। आंसर नहीं आया, आंसर नहीं सर आया आंसर क्या आएगा, क्या, Yeah. सर आंसर क्या आएगा इसका। आंसर आ गया, अच्छा वेरी गुड। कितना क्या आया बताना, कितने सर वैल्यूज आप के आप लिए है। बताओ, एक मिनट, आंसर सर आप आपके बताओ। पास क्या है, मतलब हम आपको फिर आंसर बताते सही है कि गलत। एक मिनट, चेतन क्या बता रहे हो, आंसर क्या आया। सर मैं आपसे पूछ रहा था ना क्या आंसर है, आप बताओ। अच्छा अच्छा, आंसर इसका होगा 2 वैल्यूज ऑफ लेमडा, मतलब लेमडा Sir की मेरे 2 पास वैल्यूज आया होंगी, था। लेमडा की 2 वैल्यूज होंगी जिसपे ये जो वेक्टर्स है वो कोप्लेनर हो जाएंगे। ये तो बोला नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ लेमडा, लेमडा की कितनी वैल्यूज हैं, तो 2 वैल्यूज होंगे जिसपे इनका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब कोप्लेनर हो जाएंगे। कोप्लेनर का मतलब डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। आया किसी का ये वाला आंसर। मेरे पास आया सर, माइनस लेमडा की पावर 4 इक्वल टू लेमडा की पावर 2। अच्छा, पावर 4 से आप लोगों को दिक्कत आ गई होगी। सर मेरे पास 8 आ गई थी पावर। अच्छा एक आए जी, चलो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया था कि कितनी लेमडा की वैल्यूज होंगी, यानी नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ लेमडा, ये पूछा गया था। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ लेमडा कितनी वैल्यूज हैं फॉर विच दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर। वेक्टर भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा वेक्टर को, माइनस ऑफ लेमडा स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये हो गया, और कॉमा और इधर आई कैप माइनस लेमडा स्क्वायर जे कैप और प्लस के कैप, ये हो गया, एंड इधर आई कैप प्लस जे कैप और माइनस लेमडा स्क्वायर के कैप, ठीक है। तो ये आर कोप्लेनर कह रहा है कि अगर ये कोप्लेनर है तो कितने लेमडा की वैल्यूज के लिए कोप्लेनर हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि अगर कोप्लेनर है तो इनका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट पे इनके कोफिशिएंट्स लेना होगा, इनके कोफिशिएंट। तो पहला है माइनस लेमडा स्क्वायर 1 1, उसके बाद 1 माइनस लेमडा स्क्वायर 1 1 माइनस लेमडा स्क्वायर 1, उसके बाद 1 1 माइनस लेमडा स्क्वायर 1 1 माइनस लेमडा स्क्वायर। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है। 0। अब देखो एक तो तरीका ये बच्चों की, अगर इसे सॉल्व करना है तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दो, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था प्लस माइनस प्लस। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डिटर्मिनेंट को हम नॉर्मली एक्सपेंड तो कर देते हैं, फिर वहां से हमें एक मतलब इक्वेशन ऐसा बन जाता है कि सॉल्व करना, या हो सकता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, या कभी ऐसा भी होता है कि हम एक्सपेंड करके सॉल्व नहीं कर पाते बहुत आसानी से। बट यहाँ पे अगर हम नॉर्मली एक्सपेंड करेंगे तो इक्वेशन जो है 4 डिग्री में बन के बड़ा टिपिकल सॉल्यूशन आ जाती है, मतलब सॉल्यूशन हो नहीं पाता है जल्दी आसानी से।
तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज का हेल्प लेके सॉल्व करते हैं, ना कि हम डायरेक्ट एक्सपेंशन करते हैं। तो प्रॉपर्टीज अगर इसमें यूज करना चाहूँ तो देखो मैंने बताया था डिटर्मिनेंट में ये R1 रो, R1 का मतलब फर्स्ट रो होता है, ये सेकंड रो होता है और ये थर्ड होता है। तो डिटर्मिनेंट में हमने बताया था कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो हम यूज करते हैं। तो ऑपरेशन में जैसे कि कुछ ऐसा ऑपरेशन किया जाता है जिससे हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, सिंपल हो जाए। सिंपल होने के बाद फिर हम उसे आगे की तरफ एक्सपेंड कर सकते हैं। जब डिटर्मिनेंट हमारा सिंपल हो जाएगा फिर हमारा एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, फिर हमारा एक्सपेंशन आसान हो जाएगा डिटर्मिनेंट का। ठीक है, तो यस हम सर। क्या करेंगे, तो देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, R1 में एक ऑपरेशन यूज करने वाला हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R। अब ये सब चीजें कैसे आएंगी, ये तो बहुत प्रैक्टिस करोगे आप, क्या चीजें कर सकते हैं इसको आसानी के लिए। क्योंकि देखो एक्चुअल में एम क्या होता है ना, एम ये होता है कि एलिमेंट्स कॉमन दिखने लगते हैं तो वो हमारे लिए आसानी हो जाता है, हम उसको बाहर कर लेते हैं। अब देखो अगर R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो देखो क्या मिलेगा, 2 माइनस लेमडा स्क्वायर मिलेगा, नहीं मिलेगा, जल्दी बताओ। यस सर। ये वाला भी वही अगले मिलेगा, ये वाला भी वही उससे मिलेगा। भी। तो Yes, हमारा sir. ऑपरेशन का यही कॉमन ऑब्जेक्ट होता है कि हम चीजों को सेम कर लें, जिससे वो बाहर आएगा तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा अंदर का टर्म। ठीक है, उसके बदले में 1 1 1 दिखेगा आपको अंदर में। तो ठीक है, तो अब मैं देखो वही करने वाला हूँ, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 करूंगा, तो मतलब ये तीनों इन सब के लिए ऐड हो जाएंगे, इन सब के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आएगा, डिटर्मिनेंट के साथ मैं इसे लिख सकता हूँ 2 माइनस लेमडा स्क्वायर, यहाँ भी आएगा 2 माइनस लेमडा स्क्वायर, यहाँ भी आएगा 2 माइनस लेमडा स्क्वायर। सिंस हमने R1 में ऑपरेशन किया हुआ था तो R1 तो चेंज हो जाएगा, लेकिन R2 और R3 वैसे ही रहेगा जैसे था पहले। तो क्या है, 1 माइनस लेमडा स्क्वायर 1 माइनस लेमडा स्क्वायर 1, और उसके बाद इधर हो गया 1 1 माइनस लेमडा स्क्वायर 1 1 माइनस लेमडा स्क्वायर। अब आपको देखो ये कॉमन फैक्टर दिख रहा है, इस कॉमन फैक्टर इन दोनों में सब में दिख रहा है यहाँ पे, तो इनसे कॉमन ले लो। तो बाहर जब कॉमन लोगे 2 माइनस लेमडा स्क्वायर को, तो डिटर्मिनेंट के अंदर देखो क्या मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा 1 1 1, और ये पहले से था 1 माइनस लेमडा स्क्वायर 1 एंड दिस इज 1 1 माइनस लेमडा। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे मैं आ गया। अब यहाँ से भी कुछ ऑपरेशन हो सकता है क्या, जीरो करना जाए, अगर जीरो किया जाए, अब कोशिश करें कि हम जीरो कर ले तो ज्यादा सिंपल हो जाए। अच्छा, डिटर्मिनेंट जीरो भी होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इधर जीरो है कोप्लेनर के लिए, तो इधर भी जीरो कर लो, इधर भी जीरो और इधर भी जीरो। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, अब हमारा जो R1 R2 ये हो गया, अब R1 ये है न्यू डिटर्मिनेंट का, R2 ये है और ये हमारा R3 है। तो मैं अब क्या करता हूँ, R1 में R1 माइनस R2 कर देता हूँ। R1 में अगला ऑपरेशन R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 जब मैं यहाँ पे करूंगा तो देखना अब R1 में क्या चेंज आएगा, 2 माइनस लेमडा स्क्वायर तो अपने जगह पर था और इधर हो गया डिटर्मिनेंट और इधर जीरो भी था। ठीक है, तो अब R1 में क्या चेंज होगा, देखो R1 में ये इससे सब्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा, बताओ, जीरो होगा नहीं होगा, बच्चे बताओ, जल्दी बताओ। यस सर, ठीक है, हो जाएगा। अब इससे अगर इसे करेंगे तो 1 प्लस लेमडा स्क्वायर होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो प्लस। जाएगा, यस प्लस हो सर। जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लेमडा स्क्वायर, और इधर क्या होगा, देखो इधर जीरो। जीरो हो जाएगा, क्या जीरो। तो अब देखो हमारा एम तो यही होता है कि एंट्रीज जितना जीरो हो जाएंगी अंदर, उतना हमारा डिटर्मिनेंट को ओपन करना आसान हो जाता है। अब देखो यहाँ पे पहले कोई भी जीरो नहीं दिखता था, अब यहाँ पे 2 एंट्रीज जीरो दिख रही है, तो बहुत अच्छी बात है ये तो हमारे लिए। अब देखना, अब अब चूंकि R1 में तो ऑपरेशन किया था तो R1 तो चेंज हो गया, लेकिन R2 R3 एज इट इज होगा जैसे था, 1 माइनस लेमडा स्क्वायर 1 1 माइनस लेमडा स्क्वायर 1, और इधर कितना हो गया 1 1 माइनस लेमडा स्क्वायर 1 1 माइनस। अब तो आप इसे ओपन कर सकते हो, आप तो ओपन कर यस सकते हो। सर। ठीक है, तो अब देखना, ये तो 2 माइनस लेमडा स्क्वायर तो अपने जगह पर है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मैं ओपन करूंगा तो देखो साइन कन्वेंशन हमको पता है क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, तो इससे तो लेने की जरूरत नहीं है, तो जीरो ही कर देगा सभी को, यस इससे छोड़ सर। दो। ठीक है, अब हमें क्या, ये तो जीरो हो गया, चलो अगला वाला टर्म माइनस के साथ आएगा, 1 माइनस लेमडा स्क्वायर, फिर इसके साथ क्या आएगा मल्टीप्लाई में, वो देख लो। तो इसके साथ मल्टीप्लाई में इसके कॉलम के एलिमेंट और इसके रो के एलिमेंट को हटा दो, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस लेमडा स्क्वायर आएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बीच में माइनस के साथ इधर 1 आ जाएगा। अच्छा, ये भी तो जीरो हो गया ना, तो इससे भी कोई लेने वाला बात नहीं है, इससे भी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जीरो। जाएगी, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ हमने इसी को ओपन किया था बस, 2 माइनस लेमडा स्क्वायर तो अपने जगह पर है। अब अंदर देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये तो -1 प्लस ये -1 प्लस लेमडा स्क्वायर। हाँ, तो इसे देखो, ये तो 1 माइनस
-1 माइनस लेमडा स्क्वायर तो था अपनी जगह पे, ठीक है, और इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ, बाहर वाले से प्लस हो जाएगा, और इधर क्या बनेगा, लेमडा स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। अच्छा एक बात ध्यान से देखना, ये 2 माइनस लेमडा स्क्वायर इधर आ गया, और इधर हो गया 1 माइनस लेमडा स्क्वायर, और इधर कितना हो गया, लेमडा स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू इधर कितना हो गया टर्म, जब टर्म हमारा 0। चेतन मैं अभी आऊंगा, अभी रुक जाओ, अभी मैं आऊंगा उस पर, ठीक है ना। अच्छा 1 प्लस लेमडा, अच्छा अच्छा ठीक है सही बोल रहे हो, शायद यही बोल रहे हो, यहाँ पे 1 यस प्लस, सर। यस यस वेरी गुड, ठीक है, 1 प्लस लेमडा स्क्वायर, ये 1 प्लस Yes. लेमडा, यस सर। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था टीचर की गलती बहुत तेज पकड़ में आती है, ठीक है। यस चलिए, सर। तो ये हो गया। अब देखना यहाँ पे कि अब कहने का मतलब क्या हुआ, उन वेक्टर्स का कोप्लानर की कंडीशन यहाँ पे आके रुक गई कि तब वो कोप्लानर होंगे जब ये वैल्यूज क्या होंगी, आपस में 0 होंगे। एक बात बताना, लेमडा स्क्वायर प्लस 1 कभी 0 हो सकता है क्या, कभी 0 हो सकता है क्या, बताना। नो सर। नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो लेमडा स्क्वायर प्लस 1 को 0 करोगे तो यहाँ से लेमडा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो रहा है, जो कि लाइफ में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई स्क्वायर वैल्यू निगेटिव हो रहा है, ये तो बहुत बुरी बात है। ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल है क्या बच्चों को बताओ, बिल्कुल ही पॉसिबल नो नहीं है, सर। ठीक है। और वैसे भी देख लो पॉजिटिव वैल्यू, लेमडा स्क्वायर का मतलब पॉजिटिव में कोई पॉजिटिव 1 ऐड कर रहा हूँ तो कभी 0 हो सकता है क्या, कभी 0 नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से कोई लेमडा नहीं आएगा, खत्म। अच्छा वही चीज तो यहाँ पे भी है ना, आप देखो एक तरह से इसका होल स्क्वायर कर सकते थे हम यहाँ पे, कि 1 प्लस लेमडा स्क्वायर 1 प्लस लेमडा स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते थे, ठीक है। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख लो, ये 2 माइनस लेमडा स्क्वायर और इधर 1 प्लस लेमडा स्क्वायर का होल स्क्वायर, या तो लिख ही सकते थे ना, क्योंकि ये भी 1 प्लस लेमडा स्क्वायर है और ये भी 1 प्लस लेमडा है। तो मुझे पता है कि ये टर्म कभी इक्वल टू 0, तो मुझे पता है कि ये टर्म कभी 0 नहीं हो सकता है, ये टर्म कभी 0 नहीं होगा, नहीं होगा। तो फिर क्या 0 होगा, ये हो सकता है 2 ये माइनस लेमडा स्क्वायर 0। तो लेमडा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो लेमडा 2 की वैल्यू बताओ बच्चों क्या आएगा, बताओ यहाँ प्लस से लेमडा, माइनस अंडर रूट यस 2। प्लस माइनस √2। इसका मतलब लेमडा की कितनी वैल्यूज हो गई, 2 वैल्यूज आ गई। तो लेमडा की 2 वैल्यूज हैं जिसपे ये वेक्टर्स आपस में क्या हो जाएंगे, कोप्लानर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हेंस फॉर 2 वैल्यूज ऑफ लेमडा, 2 वैल्यूज ऑफ लेमडा, 2 वैल्यूज ऑफ लेमडा, ठीक है, वेक्टर्स आर कोप्लानर, वेक्टर्स आर कोप्लानर। तो बात समझ में आ गई बच्चों, बात समझ में आ गई। तो देखो Yes, ये एक तरह से देखो डिटरमिनेंट का भी एक तरह से इसने क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। डिटरमिनेंट में भी तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे, अब yes sir। डिटरमिनेंट में थोड़ा सॉल्व करा दिया, तो इसलिए ये क्वेश्चन एडवांस में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आज दिन प्रीवियसली जेई एडवांस, तो एडवांस में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो एक ही कॉन्सेप्ट को कई अलग अलग चीजों में भी यूज कर लिया जाता है। डिटरमिनेंट भी सॉल्व कराएगा, वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी यूज कराएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम डील कर पाते हैं, बस हमको बेसिक कॉन्सेप्ट लास्ट पता होना स्लाइड है, निकालेंगे। बस हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट। बताओ यहाँ तक क्लियर है बच्चों, बताओ। यस सर। Yes sir। वेरी गुड, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है, No sir। वेरी गुड। अच्छा कुछ बताया आप लोगों को आलम सर ने, यस सर। Yes sir। तो 7 बजे क्लास हमारी जो है वो एंड हो जाएगी, ठीक है, 7 sir। PM पे। वरना आज स्टोरी सुनाया होता आप लोगों को, बट नेक्स्ट डे स्टोरी सुनाऊंगा जब हमारी क्लास होगी। सर क्यों हो गया 7 बजे? सर नहीं कुछ बताया कोई कुछ। अच्छा कोई बताया नहीं, अच्छा हाँ सर। तो कुछ मतलब अनाउंसमेंट है जो आपको बताया जाएगा, ठीक है, रिगार्डिंग योर ऑनलाइन क्लासेस जो अभी चल रही हैं आपकी, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी होगा वो आलम सर आपको यहाँ पे बताएंगे, इसलिए 15 मिनट्स वो लेना चाहते हैं, Yes sir। तो इसलिए आप सब प्रेजेंट रहना उस टाइम में, ठीक है। Yes sir। सर। चलिए, तो मैं अब आगे बढ़ूं क्या, Yes sir। ठीक है। अब देखो हमने जो कोप्लानरिटी की कंडीशन देखा था, कोप्लानरिटी की जो कंडीशन हमने देखा था वो ये देखा था कि अगर वेक्टर दे देता है तो हम कोप्लानर की कंडीशन में डिटरमिनेंट 0 कर देते हैं वेक्टर का। तो याद करो जैसे कोलिनियरिटी की कंडीशन में वेक्टर देता था
तो वेक्टर की कंडीशन यूज कर लेते थे, वेक्टर इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स, या आईजेके में वेक्टर देता था तो a1/b1, a2/b2, a3/b3। लेकिन हमने एक अगला बात बताया था, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर दे दिया, क्योंकि अब वेक्टर नहीं दिया है, पॉइंट्स दिया हुआ है, तो हम कैसे करते थे, हम पेयर वाइज दो कोई वेक्टर ले लेते थे, है ना, ए बी वेक्टर या बीसी वेक्टर या एसी वेक्टर। बताओ ये बताया था नहीं बताया था लास्ट क्लास में, ये बताया था ना कोलिनियरिटी की Yes, कंडीशन sir. में, Yes, भूल sir. गए आप लोग? नहीं 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 भूले ना, ठीक है। तो उसी तरह से देखो एग्जामिनर क्या करता है, चालाकी करता है थोड़ा, अब ध्यान से देखना। कोप्लेनरिटी के लिए या तो वेक्टर दे देगा शराफत से, आपको वेक्टर जैसे अभी दे रहा था, तो हम डिटर्मिनेंट 0 कर देते थे। लेकिन अब क्या करेगा ना, वो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा अपना, वो क्या बोलेगा, वेक्टर नहीं देगा, वो बोलेगा 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है, वो बोलेगा 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है। जैसे वहां पे देखो बोलता था 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो हम वेक्टर बनाते थे। अब बोलेगा 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है, तो भी हम वेक्टर बनाएंगे। अब वो वेक्टर कैसे बनेगा, तो पहले तो यहाँ पे हेडिंग हो जाएगा कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स, कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स। क्योंकि अगर हमको क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स का कोप्लेनर दे दिया, तो फिर उसमें हम कैसे आगे बढ़ेंगे, उसकी क्या कंडीशन हो सकती है। तो जरा इसमें स्टेटमेंट लिखना, जरा लिखना 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, 4 पॉइंट्स A, B, C and D, 4 points A, B, C and D will be coplanar, if vectors will be coplanar if vectors AB, vector AB, comma AC, comma AD, if vector AB, comma AC, comma AD या and AD are coplanar, तो मतलब क्या होगा, जैसे मान लो कि एक प्लेन में, मान लो कोई एक प्लेन मैंने बना लिया, यहाँ पे लिख लिया सभी ने, बताओ स्टेटमेंट लिख लिया सभी ने? तो एक बार रिपीट करेंगे। मैं बताया 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी will be coplanar if vectors vector AB comma vector AC and vector AD are coplanar, ठीक है? Yes, sir. Yes, चलो, sir. अब इसका मतलब क्या, जैसे हम पॉइंट्स देगा तो मान लो ए बी सी डी, यहाँ पे ये सी और डी, ये 4 पॉइंट बोलेगा सेम प्लेन में, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको कोप्लेनरिटी के लिए वेक्टर चाहिए, उसने वेक्टर नहीं दिया, हम वेक्टर बनाएंगे कैसे, एक पॉइंट को कॉमन ले लिया, जैसे ए को कॉमन ले लो, इसका इनिशियल पॉइंट, सबके सारे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ए ले लो, यहाँ से एक वेक्टर बना दो ए बी, तो देखो ये ए बी वेक्टर मिलेगा, इसको ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा, ए सी वेक्टर मिलेगा, इसे ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा, ए डी वेक्टर मिलेगा। AD इन तीनों का जैसे ही वेक्टर आ गया भाई, 3 वेक्टर का कोप्लेनरिटी का कंडीशन अभी देखा है ना, यही तो मुझको चाहिए था, जो हमने देख रखा है पहले से, तो बस वेक्टर बना लो। और 2 पॉइंट से वेक्टर कैसे बनाते हैं, कल भी ऐसा देखा था हमने कोलिनियर टीम में, याद है? अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर थे तो कैसे वेक्टर बनाते थे, बताया था ना, x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप, Yes, z2 sir, - बताया z1 था। k कैप, ठीक है ना। जैसे मान लो, एक बार मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, इसमें मान लो x1 y1 z1 ये पॉइंट्स आपको दिया जाएगा, और b x2 y2 z2 ये पॉइंट भी आपको दिया जाएगा, और मान लो मुझे ए बी वेक्टर बनाना पड़ेगा, तो ए बी वेक्टर का मतलब बी की तरफ डायरेक्शन जाएगी, तो ए बी वेक्टर को हम कैसे यहाँ पे लिख के दिखाएंगे, तो देखो पहले इसका एक्स कोऑर्डिनेट जिधर एरो जा रहा है, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट x2 - x1 डिफरेंस पे, फिर उसके बाद आएगा i कैप, यहाँ लगा देना, x वाले के साथ i कैप आएगा, फिर y2 - y1 j कैप, y2 - y1 j कैप इधर हो गया, फिर z2 - z1 k कैप, z2 - z1 k कैप, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ए बी वेक्टर, तो ऐसे ही वेक्टर निकालते हैं, ठीक है ना, ए बी फिर ए सी, ये पॉइंट्स आपको दिया जाएगा, ये पॉइंट सब आपको पता होगा, तो निकाल तो सकते हो ना, बताओ समझ आई बात? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलो तो अब इसके बाद हम अगले हेडिंग पे आते हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर।
स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ये आपने फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा, यस सर। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। सब +1 में पढ़ लिया हमने, कहाँ पढ़ लिया? +1 में। मतलब समझा नहीं मैं। सर 11th में पढ़ लिया है हमने ये। अच्छा हाँ 11th में पढ़ लिया होगा, ठीक है। हाँ तो अब मैंने बताया जैसे कि अगर ये वेक्टर है, डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन क्या है, पहले तो स्केलर और डॉट क्यों कहते हैं इसको अभी पता चलेगा। जैसे मान लो ये वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी एंड दिस एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो एक का जो डॉट प्रोडक्ट होता है मींस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर cos of theta. Theta is angle between A and B. This is angle between vector A and vector B. तो ये होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट। अच्छा इसको डॉट क्यों कहते हैं? क्योंकि डॉट यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे डॉट तो दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ तो डॉट तो दिख रहा है, तो इसलिए मैं दांत की बात नहीं कर रहा हूँ, डॉट की बात कर रहा हूँ। Yes, कुछ सोच रहे हो, सब सर सोच रहे होंगे कि ये तो मेरे दांत तो नहीं दिख रहे हैं, तो मेरे नहीं, कैसे नहीं, दिखेंगे? मैं इसके डॉट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला डॉट, ठीक है ना। अच्छा तो ये डॉट, इसलिए इसको हम डॉट बोलते हैं। अच्छा स्केलर क्यों बोलते हैं? उसका रीजन ये होता है कि देखो स्केलर का मतलब होता है कि वो वैल्यू जो मतलब जो वेक्टर नहीं है, वेक्टर को तो हम वेक्टर क्वांटिटी बताते हैं, स्केलर का मतलब इसको वेक्टर की तरह हम ट्रीट नहीं करते हैं। तो जैसा नॉर्मली जो भी हम वैल्यूज पढ़ते हैं वो स्केलर होता है, वेक्टर को हम अलग से वेक्टर में पढ़ते हैं। तो जैसे मान लो कि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना, ये मैग्नीट्यूड तो एक रियल वैल्यू आएगा ना, आएगा रियल वैल्यू, इसकी कोई रियल Yes, वैल्यू sir. आएगी तो मैं उसको स्केलर sir. मान लेता हूँ, ये भी तो एक रियल वैल्यू आएगी, वो भी Yes, स्केलर हो Yes, जाएगी। और cos थीटा की भी कोई रियल वैल्यू आएगी, वो भी स्केलर हो, रियल का मतलब -1 से 1 के बीच ही होता है cos की वैल्यू, याद रखना। तो yes, एक स्केलर वैल्यू, तो ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, इसलिए डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू एक वेक्टर नहीं आता है, स्केलर आता है। वेक्टर किस में आता है? क्रॉस में आता है, वो हम आगे क्रॉस देखेंगे, प्रोडक्ट में। ठीक है। यस अभी तो हम डॉट की बात कर रहे हैं, तो समझ आ गया कि डॉट और स्केलर क्यों बोलते हैं इसको, समझ आई बात? यस सर। ठीक है, तो अब एक बात ध्यान में रखना, कुछ नोट के पॉइंट है जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं आपको 1 by 1, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो नोट का पॉइंट तो फर्स्ट ये कि मैंने अभी बताया कि जो ए डॉट बी है स्केलर वैल्यू, स्केलर का मतलब एक रियल वैल्यू आएगा, ना कि वेक्टर आएगा। रियल वैल्यू तो आएगी ना, बताओ, या डॉट प्रोडक्ट इसकी भी कोई वैल्यू, मान लो इसकी वैल्यू 5 हो गई, इसकी वैल्यू 2 हो गया, इसका वैल्यू हाफ हो गया मान लो, तो वैल्यू कितनी आएगी? एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो Yes, सकता है? रियल वैल्यू हो सकता है। रियल वैल्यू होगा नहीं होगा, बताओ, होगा नहीं होगा? यस सर होगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ। सेकंड पॉइंट, ए डॉट बी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी से कम होगी, लेकिन एट लास्ट मैक्सिमम कितना हो सकता है? इसके बराबर हो सकता है। मतलब ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी से कम होगा, या मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? इसके बराबर जा सकता है, मॉड ए मॉड बी। अब ऐसा क्यों हो गया? तो इसका भी रीजन है। रीजन क्या है? अब कॉस की वैल्यू, एक बात बताना, कॉस की वैल्यू तो हमेशा -1 से 1 के रेंज में होता है ना, होता है नहीं होता? yes sir, होता तो है। एक बात बताओ कि ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? वो तो जब One. कॉस पे डिपेंड करता है, कॉस पे Yes, डिपेंड sir. करता है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो कोई ना कोई फिक्स वैल्यू होगी, इसकी भी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड फिक्स होगा। लेकिन कॉस की वैल्यू जब मैक्सिमम होगा तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। तो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कितना दिख रहा है आपको? यहाँ पे 1 दिख One. रहा है, तो मैक्सिमम 1। तो जब कॉस मैक्सिमम 1 होगा तब ये मॉड ए मॉड बी के बराबर होगा। कहा गया? ये मॉड ए मॉड बी के बराबर होगा। अदरवाइज कॉस की वैल्यू हमेशा 1 तो नहीं हो सकता, 1 से कम ही रहेगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू लेस का साइन लगाया मैंने। समझ आई बात? जल्दी बताओ। Yes, sir. यस सर। तो कॉस की वैल्यू जब मैक्सिमम होगा तब ये इक्वल हो जाएंगे, लेकिन वैसे नॉर्मली कॉस की वैल्यू क्या होती है? 1 से कम ही होती है, ठीक यस है। सर। यानी 1/2 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, या √3/2 हो सकता है। तब उसमें डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू मॉड ए मॉड बी से कम ही रहेगा। मॉड ए मॉड बी तक तभी पहुंच पाएगा जब कॉस अपना मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अरे ऑडियो बंद कर लेना, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा वहां का लैंग्वेज। स्पेशल केसेस, अब कुछ स्पेशल केसेस है जो हम वहाँ पे बात करने वाले हैं, स्पेशल केसेस से, कि स्पेशल केसेस में क्या क्या हो सकता है। जो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये
कि मान लो थीटा अगर हमारा 0 से 90 डिग्री हो जाए, थीटा का मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर, थीटा अगर 0 से 90 के बीच में होगा तो मेरे को बताओ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। होएगा क्यों? क्योंकि क्योंकि देखो थीटा 90 0 होता है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये तो पता है, ये भी हमेशा Yes, पॉजिटिव होगा sir. क्योंकि लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन कॉस की वैल्यू जब पॉजिटिव, अब डिपेंड कर रहा है कॉस के ऊपर, तो 0 से 90 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं ना, तो Yes, कॉस sir. भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो कॉस भी पॉजिटिव, ये दोनों ऑलरेडी पॉजिटिव, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया Positive. 0 से 90 में। चलो तो अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। जब थीटा 90 से 180 के बीच में हो जाए, थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री से 180, तो आप बताओ इसमें कॉस की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव? Negative. नेगेटिव। नेगेटिव। तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, निगेटिव हो Negative. जाएगा, क्योंकि कॉस हमारा निगेटिव हो गया। Negative है. बताओ बच्चों, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यस वेरी गुड। अब मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इफ ए परपेंडिकुलर टू बी, मान लो वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, अगर ए बी आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो बताओ इनके बीच एंगल कितना होगा, इनके बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90. तो क्या होगा, मॉड ए मॉड बी cos 90, और cos 90 की वैल्यू हम सबको पता है, बताओ cos 90 Zero. कितना होता है, Zero. जीरो। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया, डॉट Zero. प्रोडक्ट क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। मैं कसम खा लेता हूँ आज से यही करूंगा कि जब ए Yes, बी sir. के परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट को मैं जीरो Dot कर product दूंगा। 0. किसी से डरने की जरूरत नहीं नहीं। है, नहीं है, ठीक है। अब मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं, देखो अब इसका उल्टा भी पूछा जाता है, उल्टा वो बोलेगा क्या, बट मैं अगला केस ले रहा हूँ, ये पॉइंट हटा दो क्योंकि इससे में अगर हम कंक्लूड कर सकते हैं इस पॉइंट को। बट अगर हम बात कर रहे हैं इफ ए डॉट बी अगर जीरो हो जाए, ए डॉट बी, अगर ए डॉट बी जीरो हो गया तो फिर इसका रिवर्स क्या हो सकता है, तो रिवर्स ये हो सकता है कि इन दोनों में से कोई जीरो हो सकता है, या तो ए जीरो और बी जीरो, B. तब भी जीरो हो जाएगा। मतलब इन दोनों में से कोई एक वेक्टर अगर जीरो हो गया, या दोनों ही जीरो हो गए तब तो जीरो ही हो जाएगा, या कोई एक जीरो हो गए, आइदर ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो बी इक्वल्स टू जीरो, तो डॉट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन इसके बाद ये भी केस हो सकता है कि ए बी के आपस में क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। लेकिन ये इंफॉर्मेशन भी एडिशनल आ जाता है, कौन सा, ये वाला, इसलिए याद रखना है। अगर उल्टा पूछ लिया तो ये याद रखना कि जनता क्या करती है, सिर्फ यही बताती है परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं है। परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं तो भी डॉट जीरो हो जाएगा, या उनमें से हो सकता है कोई एक जीरो हो जाए तो भी डॉट जीरो हो जाएगा। Yes, लेकिन sir. कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन में मेंशन कर देता है, क्वेश्चन में कहता है इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स है, वो बोलेगा दो नॉन जीरो वेक्टर है और उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो वो कब हो सकता है, तो फिर ये वाला केस तो हट गया ना, ये वाला केस तो एलिमिनेट हो गया। जब उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि नॉन जीरो है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता होगा उनका डॉट जीरो होने का, क्या, जब वो आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। Perpendicular. जब आपस में परपेंडिकुलर, तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ लेना कि क्या, अगर नॉन जीरो नहीं बोला है वेक्टर तो इसका मतलब वेक्टर जीरो भी हो सकता है। तब ये दोनों केस होगा कि ए डॉट बी जीरो तभी होगा जब आइदर ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो और बी इक्वल्स टू जीरो और ए परपेंडिकुलर टू बी, और अगर नॉन जीरो बोला तो सिर्फ और सिर्फ ए परपेंडिकुलर टू बी। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया? हाँ, सर एक बार नोट का सेकंड पॉइंट बता दो। नोट का सेकंड पॉइंट, अच्छा ये वाला, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखो ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी जो हमारा है, यहाँ पे हमने अभी फॉर्मूला लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इधर हो गया कॉस थीटा। हमने बताया कि कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के रेंज में होता है, यानी 1 से कम ही होगा, ये वैल्यू 1 से कम हो। तो जब 1 से कम होगा तो डॉट प्रोडक्ट जो वैल्यू ए डॉट बी है, तो इसकी वैल्यू इससे कम होगी कि नहीं होगी, बताओ। मतलब मान लो कॉस्ट की वैल्यू थोड़ी देर के लिए हाफ मान लो, 1/2, तो बताओ हाफ मॉड ए मॉड बी होगा, होगा नहीं होगा, बताओ। यस सर।
तो हाफ मॉड ए मॉड बी का मतलब क्या हुआ कि डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो गई ना मॉड ए मॉड बी से, मॉड ए मॉड बी से कम हो गई ना, क्योंकि मॉड ए मॉड बी Yes, का sir. हाफ हो गया, मॉड ए मॉड बी का क्या हो गया, हाफ हो गया। तो कॉस की वैल्यू हमेशा, ये डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा मॉड ए मॉड बी से कम ही होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं कॉस की वैल्यू 1/2 ले लिया तो हाफ हो गया, कल को 1/4 ले लूंगा तो फोर्थ हो जाएगा और कम हो जाएगा, 1/6 पे और कम हो जाएगा। तो कॉस की वैल्यू तो 1 से कम ही रहता है नॉर्मली, तो मैं कह सकता हूँ फिर डॉट प्रोडक्ट जो है वो नॉर्मली क्या होगा, मॉड ए मॉड बी से कम हो जाएगा। हाँ, लेकिन कॉस की वैल्यू मॉड ए मॉड बी के बराबर कब होगा, जब कॉस की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, जब कॉस की वैल्यू 1 हो जाए। और जब कॉस की वैल्यू 1 होगा तो ये मैक्सिमम किसके बराबर हो सकता है, ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी। क्या मॉड ए मॉड बी से ग्रेटर हो सकता है क्या डॉट प्रोडक्ट, क्या ग्रेटर हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कॉस की वैल्यू हमेशा क्या होगी, मैक्सिमम 1 हो सकती है, 1 से बियॉन्ड नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि कॉस की वैल्यू आप 2 ले लो, क्योंकि 2 अगर लोगे तो 2 मॉड ए मॉड बी आएगा, तब तो डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर हो जाएगा, बट पॉसिबल ही नहीं है कि कॉस की वैल्यू कभी 2 हो पाए, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम रीच कर पाता है मॉड ए मॉड बी के बराबर, इसलिए मैक्सिमम हमने यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे दिया कि इक्वल टू तक हो सकता है या उससे कम होगा, उससे बियॉन्ड नहीं हो सकता, यही बात बताया, समझ आई बात। यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो तो ये बात समझ में आ गई कि अब ये कंडीशन याद रखना है कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 दिया तो A0 या B0 या A परपेंडिकुलर टू B, बट अगर A परपेंडिकुलर टू B दिया इट मींस ओनली A डॉट B इक्वल्स टू 0। समझ आई बात, जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. चलो तो नोट के अगले वाले पॉइंट पे आता हूँ, 4 पॉइंट पे। मान लो हमारे पास इफ A परपेंडिकुलर पैरेलल टू B हो जाए, इफ वेक्टर A पैरेलल टू वेक्टर B, अगर A और B आपस में वेक्टर्स पैरेलल हो जाए तो फिर हम क्या कंडीशन यूज करेंगे, तो पैरेलल की कंडीशन क्या हो सकती है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 0 जीरो हो हो जाए। जाए। जब थीटा 0 का मतलब क्या हुआ, डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे कितना आएगा, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू किसके बराबर, मॉड ए मॉड बी cos 0, यही तो आएगा, बताओ, मॉड ए मॉड बी cos 0। अब cos Yes. 0 की वैल्यू कितना होता है, cos 0 की वैल्यू हमको पता है कितना होता है, कितना One. होता है cos 0, 1 होता है। वेरी गुड, तो 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, 1 लिखने की No, जरूरत sir. नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं थीटा की वैल्यू ले लेता हूँ कितना, पाई। अच्छा पाई क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि पाई के मतलब एंटी पैरेलल ना, फिर भी तो पैरेलल ही कहलाते हैं एक तरह से, एंटी पैरेलल को भी तो पैरेलल बोल सकता हूँ ना, बताओ, एक यस तरह सर। से बोल सकता हूँ। Oh, तो yes, sir. तो फिर a डॉट बी की वैल्यू कितना होगा, मॉड ए मॉड बी cos पाई, cos पाई की वैल्यू कितना होता है बताओ, cos पाई की वैल्यू कितना होता है, -7। -1, ये हमने पहले भी बताया था, याद रखना। cos जो है एवरी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे -1 होता है, मतलब cos 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, इन सब पे -1 होगा। और cos अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, यानी 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, तो +1 होता है, ठीक है। तो cos 1 पाई का मतलब ऑड पाई, तो ऑड पाई पे वैल्यू कितनी होती है, माइनस, तो माइनस बाहर लग जाएगा और मॉड ए मॉड बी के बराबर आएगा। समझ आई बात, Yes, बताओ। sir. Sir. ठीक है, तो एक तरह से मैं ये भी कह सकता हूँ, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो a डॉट बी है ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम, नीचे वाले मिनिमम। और नीचे वाली कितनी हो गई, मिनिमम हो गई। Minimum. अब कुछ भाई बंधु क्या करते हैं मैं बता देता हूँ। अब वो कहा जाता है कि बताओ कि भाई डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कितना होगा, तो वो खुशी से बताते हैं मॉड ए मॉड बी, मैं भी खुश हो जाता हूँ। फिर पूछा जाता है बताओ कि डॉट प्रोडक्ट मिनिमम कितना होता है, तो वो अपने घर से आंसर लेकर आते हैं 0, वो अपने घर से आंसर लेके आते हैं 0। अरे बताओ डॉट प्रोडक्ट का मिनिमम वैल्यू 0 होगा क्या यहाँ पे, बताओ, ये माइनस में आ रहा है, नहीं, 0 से कम भी होगा, क्योंकि Yes, डिपेंड करता है ना भाई, डिपेंड किस पे कर रहा है, कॉस पे कर रहा है। cos अब पे। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो कॉस है, कहाँ गया ये कॉस, अब ये कॉस जब मिनिमम होगा तो ये डॉट प्रोडक्ट मिनिमम होगी, तो कॉस मिनिमम -1 हो रहा है, तो -1 लिखोगे तो माइनस मॉड ए मॉड भी होगा, तो मिनिमम हो जाएगा। और कॉस मैक्सिमम 1 हो रहा है तो इस पर डॉट मैक्सिमम हो जाएगा प्लस मॉड ए मॉड भी, तो 0 वाला केस कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, आप इसको बिल्कुल Yes, ध्यान में sir. रखिएगा। बाकी जनता जो है यही मिस्टेक करती है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है मेरे भाई बंधु, Yes, है? sir. चलिए ठीक है, अलग अलग फ्लेवर में बोलते रहना चाहिए, क्यों एक ही फ्लेवर में हाँ बोर हो जी जाता है, सर। पता है कि नहीं। ठीक है, हाँ अब जी हम सर। अगली प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज। तो देखो अब कुछ डॉट की प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमको ध्यान में रखना पड़ता है बच्चों, बहुत
अच्छे तरीके से, Arrange. क्योंकि क्वेश्चन में यूज में आता है। तो अब मैं देखो, मैं पहले प्रॉपर्टी की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी। याद रखना, जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब ये है कि ए डॉट बी डॉट ए में कोई डिफरेंस नहीं है, बात सेम है। तो अगर कहीं ए डॉट बी दिखे या बी डॉट ए दिखे तो बात समझ जाना बिल्कुल सेम है। अगर Yes, जैसे sir. उल्टा करने पे, अगर ए डॉट बी फिर उल्टा कर दिया बी डॉट ए, अगर दोनों सेम हो गया, इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। तो दिस इज कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंडली मैं यहाँ पे पॉइंट बताता हूँ। सेकंड, मान लो एम ए वेक्टर, एम का मतलब कोई यहाँ पे स्केलर वैल्यू है, एम का मतलब कल को 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो एक स्केलर ले लिया, उसके साथ ए वेक्टर आ गया मान लो, और डॉट दूसरा कोई स्केलर एन, उसके साथ बी वेक्टर आ गया, और आपको डॉट निकालना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो 2a डॉट 3b। तो आप क्या करें 2 और 3 का, तो 2 और 3 को बाहर मल्टीप्लाई करके बाहर कर लो, यानी एम और एन को मल्टीप्लाई करके बाहर कर लो, बाहर कर लिया, और फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ गई? बताओ Yes, जल्दी। sir. Yes, ठीक है, sir. वेरी गुड। अब थर्ड वाली प्रॉपर्टी पे आता हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? मान लो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और यहाँ पे प्लस वेक्टर सी। तो मान लो कि इस वेक्टर का इन दोनों के सम से डॉट हो रहा है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? तो ये डॉट क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। दोनों में. एक बार जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे डॉट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ए का बी Yes, के sir. साथ, एक का बी के साथ डॉट हो B के गया, साथ और A फिर जो का बीच C में के साइन है वो साथ. साइन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, प्लस ए का plus सी के साथ, A के इसके साथ साथ भी हो गया, ए का सी के साथ हो गया। लेकिन yes कभी मान लो यहाँ पे नेगेटिव दे दिया, यहाँ पे मान लो तब माइनस दे भी दिया, तो यहाँ ऐसा पे ही माइनस होगा. यूज भी कर ऐसा लेंगे। ही होएगा। तब भी ऐसा ही होगा. हाँ, तो यहाँ पे माइनस यूज कर लेंगे ना, ये जो प्लस है तो प्लस, Yes, माइनस है तो sir. माइनस, ठीक है। डिपेंड करता है कि वो क्या दिया हुआ है। अच्छा, अब मैं अगली वाली प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। कभी ऐसा भी लिख देता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इधर दे देगा सी डॉट को। वो समझ रहा है कि मैं कुछ समझ नहीं पाऊंगा, बिल्कुल गलत सोच। अब देखो क्या करना है भाई, जैसे डॉट को डिस्ट्रीब्यूट किया था वैसे यहाँ भी करेंगे। अब ए का सी के साथ डॉट करूंगा, और B का बी C का के सी साथ. के साथ। तो अब देखो ए का बी के सी के साथ डॉट हो गया, ए डॉट सी हो गया, बीच में प्लस दिख रहा है तो ठीक है भैया, प्लस हो जाएगा। फिर बी का सी के साथ डॉट हो जाएगा, बी डॉट सी हो जाएगा। C अब देखो, अब अगर यहाँ पे अगर उसने माइनस दे दिया तो भाई मैं भी माइनस तो लूंगा, भी सिर्फ वही ऐसा माइनस ही थोड़ी होगा. लिखेगा, सिर्फ वही माइनस थोड़ी करेगा, मैं भी तो करूंगा यहाँ पे, मैं Yes, भी माइनस sir. करूंगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि वो साइन क्या दिया, वो साइन वहां पे तुम रख लेना, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया प्रॉपर्टी का। चलो यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बताओ। yes sir ठीक है, तो अब मैं Yes, अगले प्रॉपर्टी sir. पे आता हूँ, प्रॉपर्टी 5। ये सब क्वेश्चन में यूज में आएगा प्रॉपर्टी, इसलिए ध्यान से याद रखना। अब मैं बात करता हूँ, मान लो इफ ए डॉट बी, मान लो कि हमारे पास ए डॉट बी है, और इज इक्वल्स टू, सॉरी, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए डॉट सी। हाँ, ए डॉट सी ये आपके पास है। तो इससे क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आता है? ठीक है, इससे क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आता है? तो मान लो ए डॉट बी ये डॉट है, ठीक है ना, और इससे इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल 0 लिख सकता हूँ। बताओ, ऐसा लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। Yes, sir. लिख सकते हैं. अब जरा सोचो इसको, इस वाले को सोचो, वेक्टर ए ए डॉट, को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? क्या यस मैं सर, ऐसे नहीं लिख B सकता? ऐसे लिख minus सकता हूँ। C vector बताओ, लिख सकते अभी तो हैं. देख, अभी तो इसको देखो डिस्ट्रीब्यूट किया था, यहाँ पे किया था ना, ए Yes, डॉट सी ऐसे, sir. तो इसको मतलब ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये अब मैंने अभी बताया था दो वेक्टर का डॉट, ये दो वेक्टर है, इनका डॉट 0 है, तो क्या क्या केस बन सकता है? या तो इनमें से ये 0 हो जाए, या या BC ये 0 0 हो जाए, ये या 0 हो दोनों जाए, बताया था ना, परपेंडिकुलर. या दोनों परपेंडिकुलर हो जाए, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी B माइनस वेक्टर minus सी, C vector. वेक्टर सी। अच्छा बताओ, यहाँ से मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, लिख सकता हूँ ना? बताओ, Yes, लिख सकता हूँ sir. ना? ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी। तो कहेगा बताओ क्या ट्रू है इसमें? तो या तो ए 0 होगा, या बी इक्वल टू सी हो जाएगा वेक्टर, या ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी हो जाएगा। बताओ, याद रहेगा? बताओ, ये बात समझ में आ yes गई? yes sir Yes, सर sir. एक मिनट रुको, थोड़ा नोट कर दें। I mean एक मिनट बस। yes sir हो गया। हो गया? हाँ जी हो गया, चलो ठीक है। अब जल्दी से इसे कंप्लीट करना है, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास।
अब देखना, जैसे अगर हम बात करते हैं आई और जे, देखो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस होता है और ये मान लो जेड एक्सिस। 3D में हम ऐसे दिखाते हैं। एक्स के अलोंग जो वेक्टर हम लेते हैं वो हम आई कैप दिखाते हैं, ये आपने फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। वाई के अलोंग जे कैप और जेड के अलोंग के कैप, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या बातें याद रखिए, कई बार इनके आई कैप, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, एक्स के अलोंग आई, वाई के अलोंग जे मानते हैं, जेड के अलोंग के मानते हैं। तो देखो इनका डॉट प्रोडक्ट भी हमें जरूरत पड़ती है, आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, के डॉट आई। एक बात बताना, आई का जे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। 90 अब आपको पता है कि आई और जे ये कैप है ना, कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है बताओ, यूनिट वेक्टर होते हैं, यूनिट वेक्टर का मतलब यूनिट कितना होता है, वेक्टर 1। ओवर तो अगर मैं आई डॉट जे लिखूं तो क्या लिखूंगा, फॉर्मूले से मॉड आई मॉड जे और कॉस थीटा, थीटा कितना यहाँ पे 90 डिग्री है, जीरो हो जाएगा ये सारा। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 0। इसका मतलब इनका डॉट हमेशा क्या होगा, 0 होगा, इनका डॉट क्या होगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है, मान लो आई का आई के साथ डॉट लेना पड़े, या जे का जे के साथ डॉट लेना पड़े, या के का के साथ डॉट लेना पड़े, तो मान लो सेम हो जाए, मान लो आई आई फिर कॉस 0 हो जाएगा, क्योंकि खुद से डॉट का मतलब क्या होगा, एंगल तो 0 ना, जीरो आई आएगा क्या, तो कॉस 0 तो की cos वैल्यू 1, 1 होती है। और मॉड आई वो भी 1, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 One. आएगी, 1 1 आएगी, 1 आएगी। क्लियर है, ठीक है। यस सर। चलो मैं अब अगली बात करता हूँ। मान लो हमारे पास एक वेक्टर दे दिया, इफ वेक्टर ए हमारे पास दे दिया कुछ इस तरह से, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप और प्लस a3 के कैप, वेक्टर b इज इक्वल टू p1 आई कैप प्लस b2 जे कैप और प्लस b3 के कैप, ये वेक्टर हो गया। और मुझसे पूछा जाएगा कि बताओ कि डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, यानी a डॉट b कितना होगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b। नोट कर लेना। अच्छा, एक मिनट आज सर पिछली स्लाइड सर बताना बस भी नोट। बस कंक्लूड करने वाला हूँ सर, ठीक है। हाँ बिल्कुल बना दूंगा आंसर, मुझे पता है। एक आलम सर बस थोड़ा सा बस कंक्लूड कर लूँ क्योंकि बहुत लास्ट चल रहा है। ठीक है सर, कोई ना, आप आराम से कर लीजिए, ठीक है। जी जी ठीक, ओके। हाँ चेतन कुछ पूछ रहे थे क्या बच्चे, बताओ क्वेश्चन नोट करना सर, क्वेश्चन नोट करना जरा। ये क्या नोट करना, समझा नहीं मैं। क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छा ये नोट हो गया, बताओ। ये भी रुको लास्ट लाइन। अभी क्वेश्चन हमने नहीं दिया, अभी तो ये पॉइंट लिखवा रहा हूँ मैं, अभी क्वेश्चन कहाँ पे बोला हमने कुछ, ठीक है ना। इफ वेक्टर ए a1 आई a2 j a3 k, वेक्टर b इक्वल टू b1 आई b2 j b3 k, तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए वेक्टर ए की जगह ये वेक्टर लिख लो, a1 आई प्लस a2 j A2J प्लस a3 k और डॉट इधर हो गया, डॉट b1 आई प्लस b2 j और प्लस b3 k, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर जो डॉट लेना होता है तो देखो कैसे लेते हैं, एक बार इसका मैंने बताया डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, एक बार इसका लेंगे तो देखो a1 आई का आई के साथ लेंगे तो a1 b1 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्केलर है, मल्टीप्लाई होगा, यस सर। बाहर आएगा। अब आई का आई के साथ डॉट कितना होता है, अभी देखा है, आई का आई के साथ डॉट कितना होता है, तो 1 लिखने की जरूरत है क्या, बताओ, नहीं जरूरत है नहीं। तो अब आई का आई के साथ तो हो गया, आई का जे के साथ कितना होगा, डॉट 0, तो क्या Zero लिखने की जरूरत है, ठीक है। अब आता है आई का के के साथ कितना होगा, 0, वो भी कितना हो गया, 0। तो फिर a2 का आई के साथ कितना होगा, इसका b1 आई के साथ 0, वो भी 0 हो गया। फिर a2j का b2j के साथ कितना होगा, a2 b2 होगा नहीं होगा, a2 b2। फिर a2 का k के साथ 0 हो गया, फिर a3 का i के साथ 0, a3 k का i के साथ 0 और प्लस a3 k का j के साथ कितना हो गया, 0, का k के साथ a3 b3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि सेम वाले का बस मल्टीप्लाई करो, बाकी सबको छोड़ दो, टाइम वेस्ट होता है। a1 का बस i का i के साथ a1 b1 डायरेक्ट, फिर j का j के साथ लिख दो a2 b2 और उसके बाद k का k के साथ लिख दो क्या, a3 b3। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट होगा, जो आपने फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ा भी होगा, ये सब चीजें पढ़ा है नहीं पढ़ा है, अभी हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे।
पढ़ा है। चलो अब एक लास्ट पॉइंट, फिर उसके बाद हम टॉपिक को खत्म करेंगे यहीं पे क्लास में। फिर आगे हम इसके आगे जो देखेंगे कुछ रिजल्ट्स के ऊपर नेक्स्ट क्लास में, टाइम नहीं है। फिर एक यहाँ पे बस लिख लो इतना, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अगर थीटा ए और बी के बीच का एंगल है तो उसके लिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। मान लो कि आपसे पूछ दिया दो वेक्टर देके, बोलेगा बताओ कि उनका बीच एंगल कितना है, तो ये वाला फॉर्मूला जो अभी हमने पहले निकाला था ए डॉट बी, वही से ही आता है, मॉड ए मॉड बी। बताओ, वही तो फॉर्मूला पढ़ा था हमने। यस सर। Yes, sir. हाँ यही फॉर्मूला पढ़ा था वहां से। कौन सा वाला, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा वाला। ये वाला। हाँ ये वाला आ गया, इधर हाँ ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से cos थीटा a डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. तो आप दो वेक्टर का डॉट निकालने तो आता ही है, अभी देखा हमने। हालांकि क्वेश्चन जब करेंगे हम लोग, अभी क्वेश्चन किया नहीं है, क्वेश्चन बहुत डिटेल में करेंगे हम लोग इसके ऊपर। तो दो वेक्टर का डॉट अभी निकालने आता है, हम यहाँ से डॉट निकाल लेंगे Yes, sir. और उन दोनों का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे, और फिर वहां से मुझे cos थीटा मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। सो थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग Thank टू you, ऑल। sir. थैंक यू आलम सर। सर, एक गुड मिनट। इवनिंग Sir. सर। गुड इवनिंग बच्चों, एक मिनट।